डियर स्टूडेंट्स, छठवीं कक्षा में हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। कल हमने 4.5 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.6 प्रश्नावली बनेंगे। 4.6 प्रश्नावली का पहला सवाल, संलग्न आकृति देखकर लिखिए। इस तरह से एक वृत्त दिया हुआ है, ये इसका केंद्र दिया हुआ है, उसके बाद में ये व्यास दिया हुआ है AC, उसके बाद में यहाँ पे एक त्रिज्या है B, इसको छायांकित किया हुआ है, एक जीवा है AD, O बिंदु इसका केंद्र है, E बिंदु यहाँ दिया हुआ है और एक बाहर बिंदु दिया हुआ है Q। सबसे पहले संलग्न आकृति को देखकर लिखिए। तो पहले का A है, वृत्त का केंद्र बताइए। केंद्र हमेशा एक ही होता है वृत्त का, तो इसमें केंद्र ये रहा O B। 3 त्रिज्याएं बतानी है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। हमारे इस सवाल में 3 त्रिज्याएं ये रही, देखो O से केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को या फिर परिधि पर स्थित किसी बिंदु को यदि केंद्र से मिला दिया जाता है तो वह त्रिज्या कहलाता है। सबसे पहले त्रिज्या हमारे पास एक तो OA है, OB है, OC है। 3 त्रिज्या हो गई, OA, OB, OC। उसके बाद तीसरा सवाल इसके अंदर पूछा गया है, वो देखिए, एक व्यास, एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास हो सकते हैं। हमें दिया हुआ केवल एक ही है जिसका नाम है AC ये व्यास है। D एक जीवा की परिभाषा मैंने आपको लिखाई थी, वृत्त की परिधि पर स्थित है। ये वृत्त की परिधि है, इस पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो यहाँ देखो, ये परिधि पर स्थित दो बिंदु इनको मिलाया गया है, तो ये जीवा है। वैसे ये बिंदु है C, A और A और C, ये भी दोनों परिधि पर स्थित बिंदु है, इनको भी मिलाया गया, लेकिन ये केंद्र से होकर जा रहा है तो इसलिए इसका नाम व्यास हो जाएगा। वैसे इसको जीवा भी कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, तो सबसे बड़ी जीवा यही होगी AC, एक दूसरी AD है। तो हमसे एक ही जीवा पूछी है तो AD। यदि इसमें 2 जीवा पूछता तो AD, एक दूसरी AC लिखनी पड़ती है व्यास। इसमें पूछा है अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर 2 बिंदु। तो वृत्त के अंदर 2 बिंदु साफ साफ दिखाई देंगे। तो एक तो O बिंदु अंदर है और एक P बिंदु इस वृत्त के अंदर है। F में देखिए, बहिर्भाग में एक बिंदु, बहिर्भाग यानी बाहर, बहिर्भाग में एक बिंदु। तो वृत्त के बाहर की ओर देखना है तो ये तो वृत्त पर है कि बाहर ये Q बिंदु है, तो आप Q बिंदु लिखेंगे। उसके बाद में सबसे अच्छा ये है G, एक त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड की आपको मैंने परिभाषा बताई थी, दोबारा सुन लीजिए। वृत्त की दो त्रिज्याओं व संगत चाप के मध्य भाग को हम त्रिज्यीय खंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये एक त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या ये, संगत भाग ये, इन दोनों के साथ में जो चाप आ रहा है तो उस चाप की लंबाई और 2 त्रिज्याओं के बीच के पार्ट को हम लोग त्रिज्यीय खंड कहते हैं। त्रिज्यीय खंड, वैसे ये भी त्रिज्यीय खंड है,
ये भी तृतीय खंड है और ये पूरा भी तृतीय खंड है, ये भी तृतीय खंड है। इस तरह से कई तृतीय खंड है। हम लोगों को छायांकित दिया हुआ है, ये इसीलिए छायांकित किया हुआ है, इसका नाम लिख लेते हैं हम AOB, H, AOB हो गया। उसके बाद H में जाते हैं हम, एक वृत्तखंड, वृत्तखंड की भी आपको परिभाषा बताई हुई है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु व संगत चाप के मध्य भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये हमारे पास जीवा है, जीवा और उसके संगत चाप, ये रहा चाप या फिर ये रहा, तो इस पार्ट को, इस पार्ट को, पूरे को हम वृत्तखंड कहते हैं। इसमें यहाँ छायांकित किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें यही लिख देना है। अब वृत्तखंड में आप लोग इसका नाम लिखोगे ED। वैसे जीवा भी हो गई है, तो यहाँ पे एक बिंदु और ले लेते हैं, अक्ष ले लेते हैं, ED अक्ष कर दें, ED अक्ष, ये हमारा हो गया वृत्त। इस तरह से 4.6 का ये पहला सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का A, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? वृत्त का प्रत्येक व्यास, इसी में देख लीजिए, जैसे ये व्यास है, तो क्या हम इसको जीवा भी कह सकते हैं? बिल्कुल सही। जीवा की परिभाषा यही होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। तो ये परिधि पर स्थित दो बिंदु, इनको मिला दिया तो ये जीवा होगी। तो यहाँ पे दूसरे के पहले में आपको लिखना है, हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी मतलब उस वर्ग की, उसकी एक जीवा भी होता है। इस तरह से आपको जवाब देना है पहले का। उसके बाद में बी में देखिए, क्या वर्ग की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? नहीं। देखिए यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास जीवा ही है, हम इसको व्यास नहीं कह सकते, क्योंकि व्यास के लिए विशेष तौर से ये ध्यान रखें, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे हम व्यास कहेंगे। तो ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ये केंद्र से होकर जा रही है, तो इसमें लिखना नहीं। वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं होता, क्योंकि व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। इस तरह से ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, तीसरे सवाल में कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। कोई वृत्त खींचना है आपको और निम्न को अंकित कीजिए, दर्शाना है। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है उसका केंद्र, उसका केंद्र। तो आप लोग सबसे पहले कच्ची वृत्त की आकृति बनाओगे। जहां आपके प्रकार की सुई रखी आपने, वहां पे केंद्र होता है, तो इसको ओ दे दीजिए, तो इसके आगे ओ लिख दीजिए। उसके बाद में बी,
एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड। अब यहाँ पे देखो एक जीवा खींच लेना इस तरह से, नाम इसका ए बी कुछ भी दे सकते हो, और इसको छायांकित कर लेना। थोड़ी देर पहले हमारे पास पहला सवाल आया था, उसमें चित्र बना हुआ था, वैसा ही चित्र आपको बनाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग वाई ले सकते हो, जैसे ए वाई बी हो जाएगा, तो वृत्तखंड हो जाएगा ए वाई बी, ए वाई बी इस तरह से। इसमें सी एक त्रिज्या लिखनी है आपको, इसमें एक त्रिज्या। तो एक त्रिज्या आप लोग कोई सी भी खींच सकते हो, जैसे यही खींच लेते हैं ओ ए होगी, या फिर अन्य कोई खींच सकते हो। उसके बाद में डी में है, इसमें उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, यानी वृत्त के अभ्यंतर, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतर यानी अंदर एक बिंदु बनना है, तो कहीं भी एक बिंदु लगा दीजिए। उसका नाम लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, पी लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे, तो पी लिख दीजिए। एक व्यास, पहले व्यास खींचिए, जैसे ये ओ ए है, इसी को आगे बढ़ा दो आप इस तरह से, इधर बी कर दो, बी तो है पहले इसी नाम, सी कर दो, तो यहाँ पे एक व्यास हो गया ए सी। ऐप में देखिए, ऐप में हमारे पास है उसके एक व्यास हो गया ये ऐप। ऐप में एक त्रिज्य खंड, एक त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, तो यहाँ एक त्रिज्या तो है, ये है और है एक, और आप लोग इस तरह से डी लिख दोगे और इसको छायांकित कर दोगे। जिस त्रिज्य खंड का आप नाम लिख रहे हो उसको छायांकित कर दो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ए और डी लिख दोगे, ये त्रिज्य खंड हो गया। उसके बाद अंतिम हमारे पास है एक चाप, एक जी वाला एक चाप। चाप ये होते हैं जैसे डी ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये चाप कहलाता है, या ए से लेके बी तक का, या बी से लेके सी तक का, बी से लेके सी तक का, इस तरह से चाप होते हैं। जैसे मैं चाप लिख रहा हूँ डी ए, और ये चाप का चिन्ह होता है, ये चाप का चिन्ह होता है इस तरह से, तो ये चाप हो जाएगा डी ए। इस तरह से आपको ये आकृति बनानी है, अपनी मर्जी से बनानी है, और इनके नाम आपको लिखनी है। उसके बाद में इसमें एक अंतिम सवाल बच गया है हमारा, चौथा सवाल, सत्य असत्य लिखना है। उसके बाद में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसके अंदर 5वां सवाल है, अंतिम सवाल इसमें चौथा है। चौथा सवाल देखिए, सत्य या असत्य बताइए। पहला है इसमें, वृत्त के दो व्यास, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करते हैं। बिल्कुल सही है कि एक वृत्त होता है, इसमें यदि एक व्यास आपने खींच लिया इस तरह से और दूसरा व्यास खींचोगे तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। कारण क्या है कि वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, इसलिए वो प्रतिच्छेद जरूर करेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा अपना सत्य। और 20 में दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी अंदर, अभ्यंतर में स्थित होता है। ये बात भी सत्य होगी, क्योंकि केंद्र तो अंदर ही होगा, जैसे ये ना। इस तरह से हमारी 4 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। कल हम 5 प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।